जी राहुल, आपकी स्टडी कैसी चली राहुल? गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर, बीच में तबीयत खराब हो गई थी, बाकी ठीक चल रही है। अभी ओटी उठा रखा है एफएम के साथ में। तो इस वीक मेनली ओटी ही पढ़ा था ऑप्शनल में। और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ सर, जीएस 3 में। और ओटी में सर रीड कर लिया, लाइक वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल वाला चैप्टर। और जो थ्योरीज वाला चैप्टर है वो रीड किया है। और सर मेरे को ये पूछना था कि सर इसका अभी जैसे लाइक रटना अभी शुरू करे या फिर जस्ट अंडरस्टैंडिंग है और इसके आंसर्स लिखे, या फिर कैसे इसको आगे रिवीजन और रटने में मतलब किस तरह से इसको प्रोग्रेस करना है सर। बेसिकली आई होप कि आप लोगों ने मेंस 24 का पेपर भी देखा होगा। जी सर। तो मैंने एक एनालिसिस भी डाला है कुछ टेलीग्राम चैनल पे। शायद आपके टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला है मैंने, जो हमारा बड़ा वाला टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पर मैंने अपडेट किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हमें बेस बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूरा 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके तो सर। जो टॉपिक्स आपके रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उसको आप मेमोराइज कीजिए, है ना। अ, अभी से उसको अंडरस्टैंड भी कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेमोराइज कीजिए उसको अभी से। ओके तो सर। मेमोराइज करने का ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद हो ही जाना है, लेकिन अभी आप उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि एज इफ दिस इज योर लास्ट टाइम। तो यू हैव टू गिव अच्छा। योर बेस्ट, क्योंकि इस समय जो आपको टाइम मिलेगा ये इतना तसल्ली से, इतना पीसफुली टाइम आपको कभी मिलेगा नहीं। इसके बाद तो आप प्रीलिम्स आपको आ जाएगा, फिर मेंस के टाइम पे भी आपको बहुत चीज का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। तो इस समय जो आप क्वालिटी बिल्ड कर सकते हो वो इसी समय बिल्ड कर सकते हो, जो भी करना है वो इसी समय कर सकते हो। तो आपको लिखना भी है। लिखने का ये है कि रेगुलरली लिखिए। अगर आप डेली नहीं लिख पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट डे पे लिखिए, ऑल्टरनेट डे पे नहीं लिख पा रहे हैं तो वीक में 2 बार लिखिए, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन जरूरी है। रेगुलरिटी का मतलब इज नॉट इक्वल टू डेली। रेगुलरिटी का मतलब है कि कोई भी पीरियडिक इंटरवल जो आप यूज करना चाहते हो, ऑल्टरनेट डे पे, वीक में 2 बार, वीक में 1 बार। लेकिन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि लिखने से आपका एक मोमेंटम बनता है। लिखने से आप जो चीजें सोच रहे होते हो तो वो हम पेपर पे कितना उतार पा रहे हैं वो हमें पता चल पाता है ना। जी सर। जी सर। तो ये है कि अभी आपको जो टॉपिक्स, मतलब मेरी इस बार कई लोगों से बात हुई जिनका मेंस हुआ है, तो मुझे सब लोगों ने ये बताया कि जिसने भी मतलब हमारे प्रीवियस ईयर पे फोकस किया है बेसिकली, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत अच्छा एक वो है आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप उसको बेस बना करके उन टॉपिक पे फोकस करो, उनको मेमोराइज करो। बाकी टॉपिक्स को मतलब उतना आप करना तो है आपको, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपको सब कुछ याद करना है। मेन मेन कॉन्सेप्ट आपको उसमें से लेके चलना है। तो ये अप्रोच है। तो कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो उसके बारे में तो आप मुझे बताइए जो मैंने सर डिस्कस किया। इस बार के पेपर पे आपका लाइक पर्सनली क्या टेक है, और आपको मतलब अगर फ्यूचर लाइक विद योर एक्सपीरियंस की हाउ 2025 कैन बी। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो समय मिलेगा तो आप वो भी देख सकते हो। थोड़ा सा मैंने देखनी, मैं देख लूंगा सर। हाँ, बट ब्रॉडली ये है कि पहली बात तो आप पेपर को प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आप करना चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो पूरा पेपर। और साथ में उन्होंने जो इस बार किया है, 2 चीजें फॉलो की हैं। एक तो जो प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए हैं। लाइक 2 अलग अलग क्वेश्चंस को लेके एक सिंगल क्वेश्चन बना देना। तो पहले वो 10 मार्कर में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि 2 क्वेश्चन 10 10 मार्कर के उठाए और इस बार एक सिंगल 10 मार्कर बना दिया। ऐसा क्वेश्चन या तो है। कुछ क्वेश्चन वैसे हैं आपके, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस वाले क्वेश्चन के एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट और आरबीआई करंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये पहले इन्होंने क्वेश्चन दिए थे 10 10 मार्कर के सेपरेट क्वेश्चंस। बस इस बार इन्होंने कंबाइन करके एक ही सिंगल क्वेश्चन दे दिया दोनों का मिला के। तो ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न इन्होंने जो फॉलो किया है कि प्रीवियस ईयर में अगर उन्होंने कोई टॉपिक पूछा था और उस टॉपिक पे उन्होंने शॉर्ट नोट पूछा था, सपोज एक क्वेश्चन आया था सेपरेशन वर्सेस ट्रांसफर, 2020 में आया था या 21 में आया था। तो इस बार उन्होंने उसी के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा है कि वॉलेंट्री ट्रांस सेपरेशन एंड इनवॉलेंट्री सेपरेशन। सो वो भी बेसिकली एक ट्रेंड आपका सेट कर रहा है कि अगर कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछा है तो उसको आप डेप्थ में पढ़िए, यानी कि अब वो नेक्स्ट डायमेंशन पूछने के लिए रेडी है उसका। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुझे एग्जाम का पैटर्न दिखा वो प्रीवियस ईयर से हटता हुआ दिखा है। मतलब मुझे मुझे एक नया
चेंज दिखा है जो कि बहुत सालों से नहीं दिख रहा था। वो चेंज ये है कि अब आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं स्पेशली, वो एक इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब वो अब और सेम टॉपिक जो उन्होंने पहले पूछे थे, या तो उसको एज इट इज रिपीट भी कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो ये एज इट इज रिपीट किया उन्होंने, 2019 से रिपीट किया है। ये क्वेश्चन मेंस 24 की टेस्ट सीरीज में हमने भी दिया था। तो ये एज इट इज रिपीट कर दिया। और जैसे सेपरेशन वाला मैंने बताया कि उसमें पहले उन्होंने ट्रांसफर्स के कंपैरिजन करने के लिए बोला था, इस बार उन्होंने उसके अंदर सब डायमेंशन पूछ लिए। और इस तरह से मतलब एक पैटर्न ये दिख रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक पूछे गए हैं, उनको हमें जितना पूछा गया है उतना भी करना है, और थोड़ा डेप्थ में जाके भी करना है। मतलब उसको सारे डायमेंशन से करना है। आप देखो, जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर 2 का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर 2 का भी, तो वो क्वेश्चन भी आपका ये परसेप्शन वर्सेस सेंसेशन वाला। तो नॉर्मली परसेप्शन चैप्टर से उन्होंने अभी तक जो कोर कंटेंट था वही पूछा था। सेंसेशन वर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। और लेकिन यह है कि सेंसेशन जो है वो परसेप्शन प्रोसेस का एक फर्स्ट इनपुट है। अगर परसेप्शन प्रोसेस आप देखोगे, तो बेसिकली जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है ना, वही सेंसेशन की हम बात कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो सेंसेशन ही है। तो सेंसेशन वाले टॉपिक पर उन्होंने 10 मार्कर पूछ लिया। और ये क्वेश्चन वैसे भी 1A क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन वैसे है, तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन इसी से पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आपने देखा हो तो। ये फर्स्ट जो परसेप्शन चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज पर ही हमने पूरा डिटेल में दिया हुआ है उसको। 10 मार्कर इसमें आराम से कर सकते हो। तो एक मतलब कहने की बात ये है कि अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें, तो कंपल्सरी क्वेश्चन में इन्होंने कोई अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं पूछे थे। पहले होता था ऐसा कि पहले ये 10 मार्कर में कुछ नई चीजें पूछ लेते थे, पेरिफेरल टॉपिक जिसको हम कहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, वही पैटर्न जो 4-5 साल पहले चलता था, कि कुछ पेरिफेरल टॉपिक पूछ लिया उन्होंने कंपल्सरी टॉपिक में, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी। जैसे पेपर 1 में आपका सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये AS7 की उन्होंने से AS7 लिखा था, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा था। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंटिंग पे क्वेश्चन पूछा था। गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी फर्स्ट टाइम पूछा था। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिलेबस में शुरू से ही है, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा था। वैसे ही मुझे लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, हो सकता है कि इस बार कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए। और आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था आपका। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम इसी पैटर्न पे जाएंगे, तो इंटेंजिबल असेट्स वाला जो क्वेश्चन है, AS26 जो आपका है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये पैटर्न जो है ना, वो आपको ये चीज में हेल्प करते हैं कि आप, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आप 100% टॉपिक में बेस्ट मत कीजिए। आप सिलेक्टेड टॉपिक में बेस्ट कीजिए, और बाकी के टॉपिक में एवरेज कीजिए। तो वो टॉपिक कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 बेनिफिट बताइए हर्ट्जबर्ग के, 5 लिमिटेशंस बताइए, 5 कंट्रीब्यूशन, 5 लिमिटेशन, तो वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लीडरशिप में पाथगोल थ्योरी क्या है, तो पाथगोल थ्योरी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पाथगोल थ्योरी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर कि क्या पैटर्न इमर्ज हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर वाला इस सदाबहार वो करना ही है आपको, और प्रीवियस ईयर के अंदर डेप्थ में जाना है आपको। और तीसरा बात है कि आपको पेरिफेरल टॉपिक भी साथ में लेके चलने हैं। जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, लेकिन इस बार पूछ लिया कंपलसरी में। सेंसेशन परसेप्शन आज तक नहीं पूछा, पूछ लिया। तो ये एक नया इमर्जिंग पैटर्न है। आपको ये पैटर्न के हिसाब से अपने आप को करना है तैयार। ठीक है। जी बाकी सर। न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल सेक्शन बी में बहुत इजी था। सेक्शन बी में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इजी क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने 2019 से। और कैपिटल बजटिंग 1981 वाला क्वेश्चन रिपीट किया उन्होंने, हल्का सा माइनर मॉडिफिकेशन करके। और एनआई अप्रोच सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एनआई अप्रोच का बेसिक एग्जांपल ही वो मैं देता हूँ क्लास में, अपनी फर्स्ट एग्जांपल वही होता है मेरा फाउंडेशन क्लासेस में। तो 3 क्वेश्चन एफएम में पूछे, तीनों ही बहुत डुएबल थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने इस बार। एक IRDA का रोल नहीं पूछा डायरेक्टली, उन्होंने पूछा है रिगार्डिंग द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
करंट अफेयर्स पे काफी, एक्चुअल में इस बार काफी चेंज आए थे। तो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया भी था, व्हाट आर द रिसेंट इंश्योरेंस रिफॉर्म्स। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन बनाया था और मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया देने से पहले स्टूडेंट को। मैंने बोला कि नहीं, ये थोड़ा सा शायद जीएस टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब क्योंकि जीएस इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना ये। तो मुझे लगा कि शायद यूपीएससी में तो आईआईडी क्वेश्चन पूछते हैं, इंश्योरेंस रिफॉर्म क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन इस बार इंश्योरेंस रिफॉर्म ही पूछ लिया कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस में क्या ट्रेंड्स हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर्स वाला भी एफएमआई में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने सेबी का पॉजिटिव रोल पूछा है, व्हाट इज द गुड रोल ऑफ सेबी इन द कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा कर रही है हमारी, तो ये उम्मीद थी कि कैपिटल मार्केट अच्छा क्यों कर रही है उसमें, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वो भी उम्मीद थी, क्योंकि अभी हम काफी सोच रहे हैं कि चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, हो नहीं रही है, लेकिन वो न्यूज में तो बनी हुई है उसकी वजह से, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। फिर इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी आजकल काफी न्यूज में रहते हैं, काफी सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो करंट अफेयर्स बेस्ड एफएमआई आया है आपका। न्यूमेरिकल बहुत ही प्रिडिक्टेबल था। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए आपका कुछ अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक्स लेके आया, जैसे प्रोसेस कोस्टिंग को हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैंने तो मना ही किया था कि प्रोसेस कोस्टिंग नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये बोलता था कि एक प्रीवियस ईयर तो मत छोड़ के जाना, मैं फिर भी ये बोलता हूँ हमेशा। मैंने बोला था कि प्रोसेस कोस्टिंग हम उम्मीद नहीं करते इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पूछा था 25 मार्क्स में, शायद 20 मार्क्स में, 25 मार्क्स में। और इस बार हमें उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोसेस कोस्टिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछ लिया, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया, 1992 वाला क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर दिया। सिर्फ क्वांटिटी उन्होंने जो फिगर्स है उसको शायद हाफ किया है शायद। तो प्रीवियस ईयर वाला तो करना ही है आपको। और टॉपिक बैक टू बैक भी रिपीट होते हैं, जो टॉपिक 23 में आए थे वो 24 में भी आए हैं। और बाकी कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए हैं इनकम टैक्स में जो शायद हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कैपिटल गेन में क्वेश्चन आया था, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। और आपका पीजीपी में क्वेश्चन आया था, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें क्वेश्चंस नहीं आए आज तक यहाँ पे यूपीएससी में, और मैं भी मना करता था कि मत करो इसको, कोई जरूरत नहीं करने की। तो ये जो मेरा सजेशन था, ये इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको कोई नुकसान हुआ है। पेपर में अगर आप देखोगे सेक्शन बी 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, और सेक्शन ए में आप अगर प्रोसेस कोस्टिंग वाला क्वेश्चन आता है आपको, तो उसके साथ के जो दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे बहुत आसान क्वेश्चन थे वो भी। तो यानी कि आप अगर नया जो भी चेंज हुआ है ना, अगर आप नए चेंज को नहीं भी आप मतलब जानते थे, नए क्वेश्चंस को नहीं भी जानते थे, तब भी आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे, प्रोवाइडेड कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से किए हों, प्लस कुछ जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं वो भी आपने किए हों। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भी प्रीवियस क्वेश्चन को तो एकदम पक्का कर लो, और पेरिफेरल टॉपिक को पढ़ के जरूर जाओ, एवरेज प्रिपेयर करके जाओ। क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नॉट फील कि मुझे तो आता नहीं है, मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे आंसर आपका एवरेज हो जाए कि 10 में से 5 नंबर आ गए आपके। जी। तो ये था मतलब मेंस 24 से लर्निंग जो हमारी हुई है आज। थैंक यू फॉर दिस इनसाइट सर। जी वेलकम। एक सर एक्चुअली मैंने भी ये नोटिस किया है पैटर्न, मतलब जैसे पास्ट ईयर में कि हाँ जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो रिपीट नहीं कर रहे, बट प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे इस बार रिपीट कर दिया कि जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग था 2023 में आया था, तो उम्मीद नहीं थी 2024 में आएगा, मतलब क्योंकि वो हर ईयर नहीं पूछते हैं, लाइक ऑल्टरनेटिवली या 2 साल में एक बार। हाँ हाँ तो ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं बनाना चाहिए अब, आई गेस। हाँ अगर मैं अपने अपना इंडिविजुअल पास्ट ईयर देखूं तो ऐसा कोई पैटर्न तो ना बनाऊं ना। नहीं नहीं नहीं, पैटर्न मतलब ये है कि थोड़ा, हाँ फिर भी फोकस तो किया जा सकता है, फोकस को कम ज्यादा किया जा सकता है ओके। अगर हम पैटर्न को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना बनाए। और दूसरा ये भी है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर बहुत रिपीट हो रहे हैं। ओके। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, मतलब क्वेश्चंस ओके। टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तो आप अगर उस हिसाब से देखो तो लास्ट 6 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ, टॉपिक्स को, मतलब जो टॉपिक्स पूछे गए हैं। 6 ईयर के क्वेश्चंस, 6 ईयर के टॉपिक्स बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लगे हैं उसमें से, और काफी सारे टॉपिक्स उसमें से रिपीट हुए हैं 5 to 6 ईयर्स में से। तो आपके लिए ये 2019 ऑनवर्ड्स से लेकर के और 24 तक जो पेपर्स आए हैं, जो भी टॉपिक पूछे गए हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वहां से मैक्सिमम पेपर बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट 5 से 6 साल में से आपका 50% पेपर बन जाता है कम से कम। ओके सर। यानी कि आप अगर देखो तो कितने क्वेश्चन पूछते हैं टोटल मिला के एक साल में,
एक पेपर में आपके टोटल 28 क्वेश्चन बनते हैं कंपल्सरी राइट में। सर। तो 28 इंटू 56, 56 इंटू 5, यानी कि 300 टॉपिक मैक्सिमम बनेंगे आपके। राइट तीन सर। सौ 300 में काफी सारे रिपीटेशन भी होंगे। तो कुल मिला के 240 के आसपास टॉपिक आपके बनेंगे। 240 में से आपके डायरेक्टली 280 28 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि जी सर। 50% पेपर बन जाएगा। यानी कि हर 10 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका आने ही आना है। राइट इतना सर। ज्यादा प्रिसाइसनेस है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो पिछले 5 से 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर हम वो करके जाते हैं, 5 से 50% पेपर आता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। राइट सर, डेफिनेटली। तो ये बहुत अच्छा था इस बार का पेपर। आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए थे, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दिए थे टेस्ट सीरीज में। जैसे एक बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट वाला क्वेश्चन था, एज इट इज थीम भी सेम थी, मतलब लैंग्वेज हल्की सी चेंज हुई है, लेकिन उसमें मैंने भी वही पूछा था कि उसका इम्पैक्ट क्या है परफॉर्मेंस पे, और उन्होंने भी वही पूछा। सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, एज इट इज क्वेश्चन, मतलब हल्का फुल्का चेंज हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि यूपीएससी मेरा पेपर तो फॉलो करता नहीं है ना, मैं यूपीएससी लेवल ना मैं यूपीएससी में जाकर क्वेश्चन बनाता हूँ, तो हल्का फुल्का चेंज होगा। लेकिन इतनी ज्यादा प्रिसाइजनेस, ट्रांसफॉर्मेटिव वर्सेस ट्रांजेक्शनल थ्योरी 2013 से एज इट इज रिपीट हो गया, एज इट इज रिपीट हो गया। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था डेली आंसर राइटिंग का एफएम में, अगर किसी ने फॉलो किया होगा 24 में। तो 24 में डे वन का फर्स्ट क्वेश्चन था रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन द फाइनेंशियल डिसीजंस। ये क्वेश्चन एज इट टाइम मार्कर में आ गया। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या बात होगी। मतलब इसलिए हमारा ऑप्शनल, हम कहते हैं स्कोरिंग हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है। अगर आप इसको लेकर नेसेसरी ना डरो, हम लोग डरते रहते हैं कि ऑप्शनल बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है। इससे ज्यादा प्रिसाइजनेस नहीं मिलेगी, कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है। क्वेश्चन चाहे रिपीट भी होते हो, लेकिन आंसर उनके चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि कॉमर्स में आपने 2 साल पुराना भी आंसर लिखोगे ना, तो भी आपके मार्क्स आएंगे। यानी कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में कुछ है ही नहीं। एक बार आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया तो हो गया, इट इज रेडी फॉर एवर। अगर आपने एक बार कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ तैयार कर लिया, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड तैयार कर लिया, या आपने मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनिट टॉपिक तैयार कर लिया, तो हो गया आपका तैयार। उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नाम की कुछ चीज ऐसी कुछ रिपीटेटिव तो है नहीं। और फिर आपको कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ कोटेशन, कुछ एग्जांपल, कुछ डायग्राम स्टैंडर्ड आपको याद करने हैं, उनको आपको यूज करना है। वो तो आपको करना ही करना है। कहीं ना कहीं ऑप्शनल हमारा जो है ना, वो आपको टाइम सेविंग हो सकता है, अगर आप इसको इस समय पे अच्छे से कर लो। अगले 2 से 3 4 महीने में, जनवरी तक ऑप्शनल को अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे प्रीलिम्स के बाद में आपका ऑप्शनल पे ध्यान कम होना चाहिए, जीएस पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शनल रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो। मतलब कंसोलिडेशन वाला काम नहीं होना चाहिए कि उस समय पे आप ढूंढ रहे हो कि मैं कोई टॉपिक, कौन सा टॉपिक करूं, उस समय पे आप ढूंढ रहे हो कि कौन सा मतलब मटेरियल पढूं, ये टॉपिक मैंने नहीं किया, ये मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया। उस टाइम पे ये सब नहीं, पूरा झंझट होना चाहिए। आपके सामने रेडी होना चाहिए कि ये चीज टॉपिक मुझे यहाँ से करना है, ये टॉपिक मेरा रेडी है, इसको मुझे रिवाइज करना है, और बस मुझे डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटे लगाने हैं, और मुझे अपने ऑप्शन को 2 महीने में पूरा पैक कर देना है। और सारे टेस्ट लिखने हैं, डेली भी लिखने हैं, सेक्शनल भी लिखने हैं, फुल लेंथ भी लिखने हैं। तो मैंने ये चीज देखी। ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं इस बार। हमेशा ऐसा होता है, जो लोग स्टार्टिंग में बहुत डरे हुए थे, मेंस 24 में जो अभी एक स्टूडेंट हमारा है रोहित सिंगला, तो फाउंडेशन स्टूडेंट है हमारा वो एक्चुअली। और यतिन है, यतिन पाल। 2 स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन कोर्स में थे। और जो जिसने जब 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 इन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था लास्ट ईयर सितंबर में, फाउंडेशन कोर्स, और अभी तक ये मान के चलिए कि कंसिस्टेंटली देवर ऑन इट। मतलब हर एक डेली आंसर राइटिंग को उन्होंने लिखा, हर एक सेक्शन टेस्ट को लिखा। और देवर सो फियरफुल, आप समझ सकते हो फर्स्ट टाइम में क्या हाल होता है इंसान का। तो देवर सो फियरफुल कि सर सिलेबस पूरा हो जाएगा, सर हमें ये राइटिंग नहीं आ रही, हमारा ये एरिया वीक है। मैंने उनको बस एक ही चीज बोली कि डेली वाला टारगेट डेली पूरे पूरे करते रहना, चाहे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेली आंसर राइटिंग ऑफ 2 मंथ, जो हमारे मेंस 24 में दी थी हमने, दे वर फीलिंग सो हैप्पी कि सर अब कॉन्फिडेंस पूरा बन गया है। क्योंकि हमने हर तरह का क्वेश्चन लिख के देख लिया, हमने हर तरह का क्वेश्चन लिख के देख लिया, हमने पूरा टॉपिक, सिलेबस पूरा हमारा हो चुका है। अब हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया। और जब मैंने इनसे पूछा इनका मेंस एग्जाम होने के बाद में कि भाई आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ऑप्शन कैसा रहा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मली ऑप्शन हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ये हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि सर एक्चुअली ऑप्शनल हमारी स्ट्रेंथ थी। ऑप्शनल में डर की तो बहुत दूर दूर तक बात ही नहीं है। ऑप्शनल तो ऐसा लग रहा था कि यार ऑप्शनल की वजह से तो हम लोग कंफर्ट फील करते हैं। ऑप्शनल वाज वेरी वेरी इजी, मतलब मजा आ गया। न्यूमेरिकल सोल्व करके आए हैं, बस सारे पेपर कंप्लीट करके आए हैं।
टॉपिक उनको मजे से आते थे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने टेस्ट सीरीज फॉलो करी, पूरा रिवीजन किया, सब कुछ किया। सो द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि ये नेवर एंडिंग जर्नी है, और मतलब हम लोग सोचते रहते हैं कि ऑप्शनल बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है। आप जब तक एक बार नहीं लगोगे, 3-4 महीने नहीं लगाओगे बैक टू बैक, कोई भी ऑप्शनल कवर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शनल हो। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी। जी। सो बताइए क्या बात चल रहा है बाकी। अयान, आपका क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। So actually, I've completed FM first reading, and right now I'm nearing completion of OB. Whereas OT में जैसे like मेरा I have sorry yes OT में I have 2 chapters left, and so like OB का answer writing अच्छा चल रहा है, but due to some circumstance like OT में like answer writing आधा हुआ है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप जो है मोमेंटम को कोशिश कीजिए कि ट्रैक पे लेके आइए, और जो चीजें हमने अभी डिस्कस की उनको ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, हालांकि हमारे जो डेली क्वेश्चंस है वो भी उसी पैटर्न पे हैं ज्यादातर। और मतलब अभी से चीजों को कंट्रोल कीजिए, अभी से रिवीजन डायरी बनाइए, रिवीजन डायरी में लिखते रहिए। ये मैं सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। रिवीजन डायरी में आपकी ऑब्जर्वेशन लिखते रहने चाहिए कि आपने ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक पेंडिंग है आपका, यहाँ पर आपको ये चीज करने बाकी है, रिवीजन के टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो या मान लिया सपोज लीडरशिप चैप्टर में आप 8 थ्योरी को अपने हाथ से लिख लो, मतलब थ्योरी पूरी मत लिखो, मैं टॉपिक के नाम लिख लो कि ये पाथ गोल थ्योरी, ट्रांजिशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, देन कंटीजेंसी थ्योरी। तो इस तरह से 8 टॉपिक के नाम लिख लो और इनको लिख दो कि रिवाइज एट प्रायोरिटी, है ना। मतलब कुछ ना कुछ आप अपने लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म बनाते रहो, एंड डोंट थिंक कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आपके हाथ में अपने हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं, आपके हाथ से लिखी हुई खुद की एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि भाई ये टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो साथ में आसमान पे हो। तो ये रिवीजन का जो एक फंडा है वो इट इज नॉट कि हम सिर्फ टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, बल्कि टॉपिक को लिस्ट डाउन कर रहे हैं कि भाई कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मीडिया को यूज कीजिए, जो हमारा ऑडियो है, वीडियो है, वो बनाइए अपने टॉपिक को लेकर के। कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा, क्योंकि होता ये है स्पेशली न्यूमेरिकल टॉपिक्स में या फिर थ्योरीज के अंदर, जैसे मोटिवेशन थ्योरी है, लीडरशिप थ्योरी है, या आपका ओटी की बात करें तो ओटी के अंदर क्लासिकल न्यू क्लासिकल सिस्टम थ्योरी है। तो जो थ्योरीज वाले टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर आप जो भी उसकी कंप्लीट समरी है उसको 2 मिनट में रिकॉर्ड कीजिए अपनी वॉइस में, या 2 नहीं तो 5 मिनट लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। अपनी वॉइस में इसको रिकॉर्ड कीजिए, उसको सेव कीजिए, और वो आपको कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा वो बहुत अनपैरेलल होगा। और सेकेंडली, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मान लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिविडेंड चैप्टर पढ़ रहे हो, और डिविडेंड चैप्टर में आप पढ़ते वक्त क्या करोगी, जो आपका वोल्टर मॉडल है उसको 2 मिनट में समराइज कर दो कि भाई ये अजम्पशंस हैं, ये आपका प्रपोजिशन है कि भाई एमएम, ये जैसे वोल्टर मॉडल में है तो उसमें जो आपकी अजम्पशंस है वो क्या है कि आपकी ये जो 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं आपकी, इक्विटी एंड डेट, कांस्टेंट केई, कांस्टेंट आर, कांस्टेंट ईपीएस, कांस्टेंट डीपीएस, और आपका नो टैक्सेशन। 4-5 आपके assumption है। आप ये assumption आपकी होगी, मेन प्रपोजिशन क्या है कि एज द वी यूज इन मोर अमाउंट ऑफ डेट, सो द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बिकॉज द डेट इज कॉस्ट फ्रेंडली, टैक्स डिडक्टिबिलिटी उसमें है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो विद द यूज ऑफ डेट इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, है ना, कांस्टेंट आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगी, और कांस्टेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा, और लास्ट में लिमिटेशन क्या क्या होंगी। इस तरह से करके आप इसको 2 से 3 मिनट में पूरी थ्योरी को एक समराइज करके अपने फोन में सेव कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके लिए जो भी ट्रबल पॉइंट्स हैं, स्पेशली ये थ्योरीज, फॉर्मूलाज, थिंकर्स, ये आपके थोड़े होते हैं, तो लास्ट मोमेंट में आपको ये नहीं रहेगा कि ये
टिप्स पे नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। जब आप अपने वॉइस में उसको रिकॉर्ड करोगे और उसको बाद में सुनोगे, आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल का होगा। मतलब जब अपने हाथ से लिखी हुई कोई चीज हो या अपने मुंह से बोली गई कोई आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, जब आप ये चीजों को सुनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप क्योंकि आप अपने थॉट प्रोसेस से उसको लिखते हो, अपने तरीके से लिखते हो, और आपका जो बोलने का तरीका होता है वो भी अपनी स्टाइल में होता है, जिससे आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये भी चीज आप यूज कीजिए। अगले 3 से 4 महीने बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करने का इससे अच्छा टाइम कभी मिलेगा नहीं आपको। जी, आकांक्षा आपका कैसे चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है, और अभी थोड़ा सिंसियरली अक्टूबर से स्पेसिफिकली चालू भी किया है। तो मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपका लिया था थ्योरी वाला, क्योंकि उसमें डेफिनेशंस भी है साथ में, और अगर मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो मैं वो इधर ही करके एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग इट इज गोइंग वेरी स्मूथली। वेरी गुड। आपको कौन सा मटेरियल अच्छा लग रहा है, प्रीवियस सॉल्यूशंस? नहीं सर, मैं अभी तो जो आपका मेन मटेरियल है ना मेन मटेरियल, हाँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रही थी, तो उसमें मेन मटेरियल से ही पढ़ रही हूँ। तो राइट, राइट। पीछे सर क्वेश्चंस भी है, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ये समरी ऑलरेडी हो जिसमें जैसे टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो टॉपिक्स है उन सब में क्या क्या वेटेज रहा है ओवर द इयर्स, सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली फोकस ऑन ये तो उस हमने एक पे। एक एनालिसिस डाला हुआ है आपके पोर्टल में, हर एक चैप्टर का एनालिसिस डाला हुआ है। आप एक बार जाके चेक अच्छा कीजिए पोर्टल में। ठीक है, मैं वो पोर्टल पे एक बार चेक हाँ, कर लूँ। हर हर सब्जेक्ट में ओटी ओबी वो सब में टॉपिक वाइज हमने डाला हुआ है कि प्रीवियस ईयर एक पैटर्न हमने बना के डाला हुआ है पूरा। ठीक है। ओके ठीक है। और सर जैसे पर्सनालिटी पढ़ी थी उसमें बहुत सारे थिंकर्स है ना, तो और एग्जाम में तो सिर्फ ये हॉलैंड और 2-3 ही आए हैं, तो हाँ, हमें वही। एग्जाम में देखिए उसमें क्या है, जैसे जो एग्जाम में आए हैं वो आपको देखने हैं। एग्जाम में आपके फ्रूडियन आए हैं। एरिक्सन एरिक्सन हो गया जैसे, है ना। और बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट बिग थ्योरी बहुत फाइव। फेमस थ्योरी है, बहुत फेमस करेक्ट। थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। ये एग्जाम में नहीं आई थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि एग्जाम में आनी, ये कभी भी आ सकती है। तो कुछ ऐसी थ्योरीज होगी जो ऑन द फेस आपको लगेगी यार बड़ी अच्छी थ्योरी है, मतलब बड़ा एक यूनिक सा उसका मतलब कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं पूछता आप उसको अच्छे से करके जाओ तब भी। हाँ, लेकिन पर्सनैलिटी चैप्टर में सारी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। मोटिवेशन चैप्टर में करने की जरूरत है, लीडरशिप में करने की जरूरत है, लेकिन पर्सनैलिटी में उतना करने की जरूरत है। जी, और सो सर बाकी वो न्यूमेरिकल भी अच्छा ही था, मतलब बोनस इशू राइट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके, तो वो तो काफी सिंपल जा रहा है बिकॉज ऑफ हाउ द मटेरियल एंड एवरीथिंग एग्जांपल्स आर डिजाइन। राइट, राइट। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। मटेरियल जो हमारा है पेपर 2 का बहुत ही स्मूथ है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट है, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जनवरी दिस ईयर फॉर द यूपीएससी एंड ही अपीयर्ड इन द मेंस दिस ईयर। एंड ही वाज सेइंग कि सर हमने सिर्फ आपको मटेरियल फॉलो किया, सिर्फ मटेरियल फॉलो किया, एंड ही डिडंट इवन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं ज्वाइन किया था। और ही कॉल्ड मी आफ्टर ही अपीयर्ड फॉर मेंस एंड ही सेड कि सर आपके मटेरियल के करके ही मुझे पूरा समझ में आ गया, मैं पूरा एग्जाम लिख के आ गया। उसने मुझे कुछ कॉपी भी शेयर की अपनी, कुछ ऐसे कुछ अपने खुद से टेस्ट लिखे थे अपने लिए। आई फाउंड इट वेरी गुड। मतलब ये है कि आज के समय में कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे कंटेंट की आप समझ सकते हो, उसको लिख सकते हो, बस आपको करना है, आपको करना है बस, है ना। जी। सो ऋषि एंड आभा, आपके कैसे चल रहा है? सर अभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टार्ट किया था मैंने, तो आई हैव रेड 2 चैप्टर्स, तो थोड़ा वो फियर कम हो गया अब मेरा कि हम पेपर 2 कैसे करेंगे एंड ऑल। तो मजा भी आया, आपने जैसा कहा था वैसे ही स्टार्टेड रीडिंग कि अच्छे से समझ के। और मैंने आंसर भी सबमिट किया अभी तक 2 1 2 का, डेली आंसर राइटिंग 1 2, अभी और आज लिख लूंगी मैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया था इसी वीक में, होपफुली मंडे तक और खत्म हो जाएगा, और उसका आंसर भी आज 2 3 डेज का सबमिट हो गया, और आज और 3 4 डेज का स्टार्ट कर रही हूँ मैं जैसे। तो एक डाउट मेरा था सर, फाइनेंशियल मार्केट का कॉपी चेक हुआ है मेरा, तो मैंने एक साथ ही सारा आंसर सबमिट कर दिया था एफएमआई का, तो उसमें ना सब मुझको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लाइक क्या कंटेंट सही था सर का जो फीडबैक था, तो आप मुझे प्रेजेंटेशन भेज में दीजिए एक आपका बार, कुछ आप मुझे एक बार बताइए। भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार भेज दीजिए, मैं बता देता हूँ, है ना।
अच्छा। और सर अगर जैसे अभी आप बोल रहे थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जितने भी चैप्टर्स उसमें बहुत थ्योरी है, तो वो थ्योरी का नोट्स कैसे बनाए? जैसे मान लीजिए कोई अगर थ्योरी लेते हैं हम, से फॉर एग्जांपल बिग ट्रेड थ्योरी, तो उसका कैसे सॉरी, नोट्स विच बनना थ्योरी? चाहिए? कौन सी थ्योरी? बिग फाइव ट्रेड थ्योरी। हाँ हाँ हाँ, देखिए इसमें हाँ। ऐसा है, आपने मटेरियल हमारा लिया हुआ है ना? यस सर, दोनों हाँ, मटेरियल थे मेरे पास, पेपर 1 पेपर ठीक है 2। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अब जैसे हमने वो टेबल बना के दी हुई है, आपने देखा होगा बिग फाइव यस सर। परसेंट का, तो वो यस अपने सर। आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है। अब उसमें आप मेन मेन फीचर जो जैसे बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट है, उसमें ओपननेस है, कॉन्शियसनेस है, और आपका एक्सट्रोवर्ट वो हो गया, एक्सट्रोवर्जन हो गया। एक्सट्रोवर्जन। हाँ, तो ये बेसिकली एग्रीबलनेस हो गया है ना, तो ये ओशन इसको कहते हैं शॉर्ट में लोग। अब ये जो बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट है, इसमें जो मेन ट्रेट है उसका नाम लिखिए, और उसका 2 या 4 या 5 वर्ड में उसका मीनिंग लिख लीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ से एग्रीएबलनेस, है ना? एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? तो वो टेंडेंसी टू यू नो मीट द टेंडेंसी टू फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर, और टेंडेंसी टू यस इजीली सर। समवन एल्सेस ओपिनियन, है ना? तो जो भी उसमें कीवर्ड बुक में यस लिखा सर। हुआ है, उस कीवर्ड को लिख लीजिए, और फिर उसका ओके। सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के लिए, मतलब कि एग्रीएबलनेस अगर है तो वो कहाँ पर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आपका ओपननेस है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस तरह से। हाँ सर, तो आपके हिसाब से जैसे पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है, तो कितना नोट्स बनना चाहिए एक एक सब्जेक्ट का? लाइक कितने पेजर में कंप्लीट हो जाना चाहिए नोट? देखिए इसमें और फिर वो ऐसा है नोट। कि हाँ। आप कोशिश कीजिए कि तकरीबन मैक्सिमम 20 पेज में एक सब्जेक्ट कवर कर लो। बहुत शॉर्ट बनाइए, 20 बहुत पेज। शॉर्ट। ठीक है, ओके सर। हालांकि हमने भी नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हमने भी बनाए हुए हैं, रिवीजन नोट्स हमारे हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो ये इसी सेम बुक्स को यूज करके बनाए गए हैं। जो बुक आप पढ़ रहे हो ना, अच्छा उसी को सर। शॉर्ट में बनाया गया, यस लेकिन सर। अगर आप खुद से हाथ से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर। यस सर, ट्रू। और देखिए ये नोट्स होंगे ना, ये दीज शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक, क्योंकि आप यस। अगर जैसे अभी नोट्स बनाओगे, उसके बाद प्रीलिम्स में आप बिजी हो जाओगे, प्रीलिम्स पूरा होने के बाद में जब आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप सब भूल चुके होगे। मतलब भूल चुके होगे इन द सेंस कि आपका यस सर। ये जो ये सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी है, सब्जेक्ट का जो फ्लो है ना, वो आपके दिमाग में एकदम ताजा नहीं रहेगा। तो आपको वापस से बुक पढ़नी पड़ेगी एक बार, और फिर यस आप सर। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तब आपको वो चीज तब काम आएगी आपको एग्जाम से पहले। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये भी मत कोशिश करना कि इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें से चूजी थोड़ा सा होना है, और बहुत ही क्रिस्प होना है, मतलब सिर्फ एक सब हेडिंग, कीवर्ड, बस वो लिखते हुए जा रहे हो आप, एक बेसिक फ्रेमवर्क आप लिखते हुए जा रहे हो मतलब। यस सर। सर तो जैसे अभी जैसे मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया है दैट बाय अक्टूबर बेसिकली पेपर 1 में सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स बचा है, तो वो हो जाएगा। और पेपर 2 में मेरा ये टारगेट है दैट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए बाय अक्टूबर, और नवंबर तक आई विल बी डन। तो मैंने ये सोचा है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स नाउ, अभी जो भी डेली आंसर राइटिंग है खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके हिसाब से आई शुड स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट करना शुरू कर यस दूंगी क्या मैं? यस 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 यस, कर सकते हैं। तो मैंने सोचा फिर सेकंड रीडिंग करके सेक्शनल टेस्ट देंगे, फिर थर्ड रीडिंग करके बुक से ही फिर फुल लेंथ टेस्ट देंगे, उसके बाद प्रीलिम्स में लग जाएंगे, और फिर जब एग्जाम आएगा फिर एक बार बुक पढ़ के नोट्स बनाएंगे। इससे क्या होगा, शायद बहुत आइडियाज होगा क्या? नहीं बना सही नहीं पाओगे, रहेगा क्या? अगर आप सोचोगे प्रीलिम्स के बाद नोट्स नहीं बन पाएंगे, टाइम अच्छा, नहीं। नहीं बन पाएंगे तो। हम्म। नोट्स अगर बना सकते हो तो अभी 2 से 3 महीने दिसंबर तक बना सकते हो, दिसंबर के बाद समय नहीं मिलेगा नोट्स बनाना। अभी कुछ तो कुछ फिर कहीं वो वीडियो नोट्स लिखते एकदम रहो। ऐसा नहीं लगे कि अच्छा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, नोट्स शुड यस नॉट सर। बी योर मेन टारगेट, नोट्स शुड बी जस्ट पेरिफेरल टारगेट। आप जब पढ़ रहे ओके हो सर। चीजों को, मान लिया आपने बिग 5% डिटेल पढ़े, अब आप उसको रिवाइज जब कर रहे हो, रिवाइज करते वक्त आप उसी समय मेन मेन पॉइंट को लिख लो। तो आप ये मत सोचो कि परफेक्ट नोट्स होंगे मेरे, मैं सिर्फ नोट्स को रिवाइज करूंगी। मैं अभी जितना हो रहा है उतना आप रनिंग नोट्स टाइप के बनाते रहो, रनिंग नोट्स टाइप के होते हैं अच्छा जो सर। बना ओके लेते सर। हैं, मेन मेन पॉइंट लिख लेते हैं, वैसे टाइप के यस सर। बनाते रहो कि आपको एक सपोर्टिव चीज आपको रहे फ्यूचर में। आप उसमें कुछ कुछ स्पेस छोड़ दो अभी से, कुछ कुछ वहां पर बाद में ऐड कर लो। और ये भी मत सोचो कि मुझे 20 पेज में बनाने हैं, 30 में हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। मतलब इट शुड बी एंगेजमेंट मैकेनिज्म। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं अब तो बुक को रिप्लेस करके नोट्स बना रही हूँ, या नोट्स मेरे परफेक्ट होंगे। दैट शुड नॉट बी द टारगेट। समझिए मेरी बात को? यस सर। मतलब रनिंग टाइप के नोट्स बनाते रहो, साइड में लिखते रहो, मेन मेन पॉइंट को लिखते रहो,
बस जैसे आप अगर मान लिया कल को आपको एक हफ्ते बाद रिवाइज करने हैं तो आप उसको उठाओ और उसको रिवाइज कर सको आप बस। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो आपके दिमाग में रहेगा, अगर आपने बुक रिसेंटली पढ़ी तो वो आप नहीं भूलने वाले हो। ओके सर, ठीक है सर, तब ये ऐसा ही करूंगी। तो सर वो एक बार एफएमआई आप देख लीजिएगा, और सर वो टॉपर्स कॉपी आपने कहा था शेयर करेंगे, वो मैंने आई मैसेज विल किया आई था। विल सॉरी फॉर दैट, आई मिस्ड इट आउट। मैं नो इट्स ओके सर, इट्स ओके। एंड सर वो हिस्ट्री का सेमिनार आपने कहा था। दैट आल्सो, हाँ मैंने सर से बात कर ली है, आई ही विल डू दैट, है ना। सॉरी सर फॉर बीइंग सो डिमांडिंग। नहीं नहीं, इट्स नॉट, इट इज गुड कि आप मुझसे रिमाइंड करा रहे हो, इट्स नॉट डिमांड, इट्स रिमाइंडर। मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है, एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी गाइडिंग यू पीपल। और पहले भी सेशन लिए हैं, मैं उनको आज ही मैसेज करके उनको बोलता हूँ शेड्यूल करने के लिए, नेक्स्ट वीक में आपके लिए शेड्यूल कर लेंगे वो इवनिंग टाइम में कभी, है ना। यस सर, थैंक यू सर। जी। ऋषि नंदन जी, आपका कैसे चल रहा है? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए कुछ लैग आ रहा होगा। सॉरी, हाउ इज मेरा योर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है सर ओके ओके, इधर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? गोइंग गुड सर, गोइंग गुड। मेरा एक डाउट है सर। सर थियरी में हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं सर? मतलब मेरा डाउट है कि मैंने अभी तक 4 एग्जाम लिखा है। मैं एफएम से शुरू किया हूँ, और एफएम में ये क्वेश्चन आया सर मॉडर्न अप्रोच का। इसमें अगर हम मॉडर्न अप्रोच का आंसर 2 पेज में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क का है तो हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को लिखना, ना तो मॉडर्न अप्रोच को लिख के बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच का आंसर वैल्यू एडिशन जैसे लिख सकते हैं। हाँ देखिए, वैल्यू एडिशन जो है वो आप एफएम में थोड़ा बहुत कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। वैल्यू एडिशन प्राइमरली पेपर 2 में होता सर। है। एफएम में जो आपका कोर थ्योरी होता है वो हमें लिखना होता है। लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एफएम क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा फोकस होता था एक्विजिशन ऑफ फंड्स पे। मॉडर्न अप्रोच में हमारा फोकस एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फंड एक्वायर करना यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, और फंड को यूटिलाइज करना यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द शेयर होल्डर्स यानी कि डिविडेंड डिसीजन। तो नाउ वी हैव डिविडेंड डिसीजन। डिसीजंस टू टेक। हाँ, तो आप इस तरह से मतलब ट्रेडिशनल को पहले लिखिए, फिर मॉडर्न को लिखिए, इस लास्ट में कंक्लूड कीजिए कि इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स नाउ देयर आर मच मोर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल विच इज प्लेड बाय द सीएफओ। लाइक जैसे आप दे आर now they have to take care of the stock market thing also. They have to take care of the media coverage of finances of the company. They have to take care of small investors interest. So now the role of CFO is not limited to these 3 decisions. They have to comply the various laws. They have to go as per the investor expectations, and they have to wear multiple hats at different times. तो इस तरह से करके आप लिख सकते हो उसमें the new emerging role of CFO. ओके सर, डीएडमी आईएएस का पेपर 1 के लिए भी कुछ शॉर्ट नोट्स है सर? शॉर्ट नोट्स पेपर 1 के लिए नहीं है हमारे। पेपर 1 के लिए तो आप हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में मैं रेकमेंड करूंगा कि थ्योरी जरूर आप लीजिएगा हमारा, अगर आपने नहीं लिया है तो। प्रीवियस ईयर में थ्योरी वाले जो है सर, न्यूमेरिकल्स पेपर 2 का तो मेरे पास है सर। पेपर 1 का थ्योरी का सॉल्यूशन जरूर लीजिएगा, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने इस बार काफी तारीफ की है कि थ्योरी से कई बार उनको बहुत हेल्प मिली है, सर क्योंकि क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो बड़ा एकदम सटीक आपको आंसर लिखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, वो ले लो। अच्छा, वन मोर थिंग। और पेपर 2 का भी यस मैं ओबी से शुरू किया सर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्लेन रीडिंग दिया था, और उसके बाद और एक रीडिंग देख के मैं एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूंगा सर। ठीक नहीं है। तो डीएडमी आईएएस का तो शॉर्ट नोट्स आपने जो प्रिपेयर किया है वो नोट्स मेरे पास है सर। उसमें ही मैं वैल्यू एडिशन करूंगा, राइट स्टिक राइट, नोट्स वो भी यूज कर कर। सकते हैं। यस, दैट कैन आल्सो बी डन। हाँ ओके। ओके, एक चीज और है इस बार मेंस 24 में जो हुई है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पेज आपने जो पेपर 1 के अंदर आपने देखा होगा कि हमने एक्चुअल में 4 पेज दिए हुए थे,
ओरिजिनली 20 मार्कर क्वेश्चन में, आपने देखा होगा। और 15 मार्कर में हम लोगों ने 3 पेजेस दिए हुए थे, जो हमारे डेली आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन है ना। यस सर। तो बेसिकली हो ये रहा था कि पिछले कई सालों से ना ये 3 पेज ही आ रहे थे, 20 मार्कर में भी और 15 मार्कर में भी। इस बार इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 15 मार्कर में भी 4 पेज दिए हैं थ्योरी में, और 20 मार्कर में भी 4 पेज दिए हैं थ्योरी में। तो थ्योरी में 4 पेज इस बार से मिलने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ये गुड न्यूज है, क्योंकि आप अच्छे से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, कोटेशन ऐड कर सकते हो, तो मार्क्स इंक्रीज करने का स्कोप बढ़ गया आपका। बट सर दूसरा, वो वर्ड लिमिट तो फिर भी we'll have to adhere to ना। हाँ करने हैं, लेकिन 20 मार्कर में सिर्फ 3 पेज में आंसर हो नहीं पाता था थ्योरी का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। या जैसे अगर 15 मार्कर में भी बात करें, 15 मार्कर में भी अगर आपको कोई थ्योरी लिखने को आ गई, मान लिया, तो वो लिख नहीं पाते थे अच्छे से, कंफर्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि डायग्राम वगैरह में आपका हाफ पेज भर सकता है, मान लिया आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है प्रॉपरली। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्पेस ज्यादा मिलना अच्छी बात है। और न्यूमेरिकल के अंदर भी इन्होंने 5 से 6 पेज दिए। पहले क्या हुआ था लास्ट ना कि शेयर कैपिटल में उन्होंने सिर्फ 3 पेज दिए थे, तो शॉर्ट पड़ गया था मतलब स्पेस। तो इस बार उन्होंने 5 से 6 पेज भी दिए हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये आप मान के चलो कि आप अगर जैसे आंसर लिखोगे ना, इस बार हमारे जो हमने पेजेस दिए हुए हैं, तो 20 मार्कर में 4 पेजेस लिखिए, 15 मार्कर में भी 1 पेज अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, क्योंकि 4 पेज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो 15 मार्कर में वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, 3 पेज में भी हो जाएगा आपका। और न्यूमेरिकल में भी अगर आपको जरूरत पड़े तो 1 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, है ना। तो ये गुड न्यूज है। पेपर 2 में हालांकि उन्होंने 3 पेज ही कंटिन्यू किए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में उन्होंने 4 पेज दिए थे, शायद किसी क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन बताया था लोगों ने। ओ हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें 4 पेज दिए थे, बाकी सब में 3 पेज दिए थे उन्होंने। तो ये भी एक नया अपडेशन है आप सब लोगों के लिए। Okay, so can we wind up this session? Yes. Okay, thank you very much, have a nice day. Or if you face any problem, support, you need any kind of support, please let me know. Thank you very much, keep working. ये बहुत अच्छा टाइम है, अगले 3 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं ऑप्शन के लिए। डू योर बेस्ट, चलते रहिए, सोचिए मत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये मत सोचिए कि याद रहेगा नहीं रहेगा, स्पीड ज्यादा है कम है, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.